अच्छा जी। बेटा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है दैट इज रिलेटेड टू प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। दैट इज रिलेटेड टू प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। ओके, इस पॉइंट को समझने से पहले आई नीड टू गिव यू अ बैकग्राउंड रिलेटेड टू द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट कि हमें क्यों ये कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, एम आई लाउड एंड क्लियर बेटा? सर लाउड एंड क्लियर सर। Yes, sir. बट एक चीज को समझिएगा, इफ यू रिमेंबर एग्जैक्टली वी टॉक्ड अबाउट कि प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। हमने ये कहा था कि प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल है प्रोडक्ट कॉस्ट दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल और एमआई। And we talked about very clearly and in a very detailed way कि सबसे जो important point है वो ये है कि you can calculate direct labor per unit। ये आपको as a per unit calculate करना या estimate करना that is very very easy। Same is true for direct material। जैसे हमने कहा था जी कि हमारे पास कारपेंटर की सैलरी है तो that is basically a direct labor। हमारे पास wood है तो that is basically a direct material। अब कोई भी कॉस्ट जो कि डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट मटेरियल ना हो और वो प्रोडक्ट प्रोडक्शन से रेलेवेंट कॉस्ट हो तो दैट वुड बी पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। दैट वुड बी पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब इशू हमें ये आ रहा है कि वी विल नॉट बी एबल वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट और measure or trace, we can't trace, measure or allocate MOH as a per unit। हम एज ए पर यूनिट एमओएच को ना एलोकेट कर सकते हैं, ना हम इसको मेजर कर सकते हैं, ना इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में एक मसले को देखिएगा जो आएगा अगर हमारे पास एमओएच की वैल्यू ना हो। वो मसला क्या आएगा इसको जरा देखिएगा। द प्रॉब्लम वुड अराइज, द प्रॉब्लम वुड बी, प्रॉब्लम क्या होगा When, जब आप क्या करोगे बेटा, जब आप प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, प्रोडक्ट कॉस्ट, so you will have the value of direct labor, you may have the value of direct material, but it would be very much difficult for you to calculate variable cost MOH per unit। आपके पास जो हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वो ये रहेगा कि MOH की वैल्यू में क्या लिखूं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट कॉस्ट। अब इससे मसला क्या है? मिसाल के तौर पर यू हैव अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज एंड सपोज यू हैव अ डायरेक्ट मटेरियल ऑफ 5 रुपीज एंड यू डोंट हैव एनी वैल्यू रिलेटेड टू एमओएच एज पर यूनिट। तो आपने क्या किया? आपने कहा जी कि मेरी टोटल कॉस्ट था दैट इज 10 रुपीज, दैट इज 15 रुपीज। You said that the total cost, my total cost is 15 rupees. Now you are keeping a profit margin of 10%. You are keeping a profit margin of 10%. अब अगर आप 10% रख रहे हैं, in that case क्या हो रहा है? 10, that is 15, that is your cost। अगर मैं मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना चाहूं तो वो कैसे करूंगा? अच्छा जी, वो कैसे करूंगा? उसका मैं तरीका सिंपल क्या होगा? मिसाल के तौर पर आप कहेंगे जी कि मार्केट प्राइस या सेल्स प्राइस पर यूनिट अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्रॉफिट जो मैं रखना चाहता हूं। ठीक है, नाउ suppose in this case as we talked about I want to keep a profit margin of 10%।
10%, उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट कॉस्ट की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास मार्क 1015 प्लस 15 into 0.1. That will be equal to 0.1. So that will be equal to 16.5. ये वैल्यू आनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि आपको एक यूनिट कितने का बेचना चाहिए? 16.5 रुपए का सर. 16.5 का सर. 16.5 का. अब लेकिन इस कैलकुलेशन में एक सबसे बड़ा मसला क्या है? एक सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आप कैलकुलेशन तो आपने कर दी, but you without calculating the value of MOH. Now suppose after the end of the year you calculated your value और आपने कहा जी कि जो MOH की कॉस्ट है that is 10 रुपीज, जो पर यूनिट की कॉस्ट मेरी MOH की आई है वो 10%. इसका मतलब ये है कि आपकी टोटल कॉस्ट होनी चाहिए थी 20 प्लस उस पे आप अगर 20 रुपीज का आप 10% लेंगे तो दैट वुड बी 2. तो इसका मतलब ये है द टोटल अमाउंट, टोटल प्राइस शुड हैव बीन 22 और आपने कितनी प्राइस सेट की? यू हैव ऑलरेडी सेट अ प्राइस ऑफ 16.5 रुपीज. तो आपको तकरीबन कोई 3.5 रुपीज, बल्कि तकरीबन इतना आपको 22 और 65 के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज योर लॉस. इसका मतलब ये है कि आपने जो अपने कॉस्ट को अंडरस्टेट करने की वजह से आपने जो प्राइस सेट किया दैट वाज इनकरेक्ट और उसकी वजह से आपको लॉस हुआ या उसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा. इसलिए ये बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस डिजास्टर यू हैव टू कैलकुलेट MOH एज पर यूनिट. इसलिए हमें ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम MOH कैलकुलेट करें एज पर यूनिट, ताकि उसको जब हम MOH कैलकुलेट करेंगे then we will be in a better position to calculate product cost, and after the calculation of product cost we'll be in a better position to calculate sales price per unit. Are we clear now? ताकि इस मसले से ये जो प्रॉब्लम करनी पड़ी हमें इस तरह सा प्रॉब्लम दोबारा ना आए. In order to avoid this problem हमें क्या करना चाहिए? We must have an MOH as per unit, चाहे वो डायरेक्ट लेबर आर के फॉर्म में हो या मशीन कॉस्ट के फॉर्म में हो, in order to calculate the accurate product cost and then onward calculate the market price per unit. Are we clear now? तो predetermined overhead का Yes sir. इसको समझने के बाद हम क्या कहेंगे कि the predetermined, या मैं इसके साथ ब्रैकेट में बेटा लिख रहा हूं कि ताकि जरा मुझे लिखने में आसानी हो. मैं ऐसे कहता हूं कि इसके साथ ये जरूर लिख देता हूं कि इट इज ऑल्सो नोन एज PMOH, ताकि मुझे जरा लिखने में आसानी. ठीक है, तो अगर मैं अब इसको डिफाइन करना चाहूं तो ऐसे ही मैं लिखूंगा कि दी PMOH is calculated at the start of year in order to accurately calculate product cost, and then onward estimate the market price per unit or sales price per unit. हमें क्या करना पड़ेगा? We need to calculate PMOH is calculated at the start of the year in order to calculate the product cost and then onward estimate या calculate या measure the market price per unit or sales price. हमें PMOH कैलकुलेट करने की जरूरत इसलिए है ताकि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ही हमें ये पता चल सके कि हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है और उस प्रोडक्ट कॉस्ट के बेस पर हम क्या करें? उस प्रोडक्ट कॉस्ट के बेस पर हम ये डिटरमिन करें कि इसकी मार्केट प्राइस कितनी होनी चाहिए. ये अपने साथ नोट कर लें.
सर, इसका ये Am I मतलब clear? हुआ कि हम जी जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि PMOH कैलकुलेट पहले करेंगे और उसके बाद हम प्रोडक्ट कॉस्ट को इवेलुएट करेंगे। जी, प्रोडक्ट कॉस्ट भी एट द स्टार्ट ऑफ देयर कैलकुलेट करेंगे ताकि सेल्स प्राइस को डिटरमिन किया जा सके। लेकिन उससे अब आप पहले हम प्री डिटरमिन कि- ओवर रेट को डिटरमिन करेंगे। जी बिल्कुल, उसको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को कैलकुलेट करना तो इजी है एज या एस्टिमेट करना या बजट करना एज ए पर यूनिट, लेकिन एमओएच को एज ए पर यूनिट डिटरमिन करना या उसको एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है। Right. अच्छा, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता है, मैं एक और डिफिनेशन लिख देता हूँ। The PMOH is calculated as per unit, ब्रैकेट में लिख रहा हूं डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, इन दोनों के में से किसी एक के यूनिट के लेकर हम क्या करते हैं, हम PMOH कैलकुलेट करते हैं और बाकी वही in order to calculate the product cost and then onward estimate the market price per unit or sales price per unit। ठीक है, in order to calculate। अच्छा, ये साथ में लिख दीजिएगा at the start of year, ये भी कैलकुलेट हम कब करेंगे, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर ही कैलकुलेट करेंगे। आर वी क्लियर नाउ? इज इट क्लियर बेटा? ओके, तो अपने साथ ये बेटा नोट करनी, शाबाश। ये जो सर बीच में लिखा है डायरेक्ट लेबर आवर्स ऑब्लिक मशीन आवर्स सर, इसको हम इस बेस पे करेंगे, या डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेस पे कैलकुलेट करेंगे या मशीन आवर्स के बेस पर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। यूनिट से मेरा मुराद ये होगा डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। ठीक है सर। जी, ये क्लियर है बेटा सबको? अच्छा, अगर ये आपको बेटा क्लियर है, नाउ वी इन अ बेटर पोजीशन टू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। So PMOH is equal to डायरेक्ट बजटेड। अच्छा, एक चीज मैं इससे पहले कि फॉर्मूला लिखूं, ये बहुत समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि चाहे मैं बेटा एस्टिमेटेड लिखूं या मैं बजटेड लिखूं, इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, बोथ आर फोरकास्टेड सर। जी, मैं इसको एस्टिमेटेड लिखूं और बजटेड का वर्ड यूज करूं, ये दोनों चीजें सेम। राइट सर। एस्टिमेटेड स्लैश बजटेड, ये दोनों लफ्ज सेम होंगे। ठीक है, अच्छा, अब PMOH is equal to budgeted MOH, budgeted MOH divided by base allocation। एक तरीका ये, और OR ऐसे भी लिखा जा सकता है, budgeted fixed MOH
plus budgeted variable MOH divided by base allocation, divided by base allocation. तो ये दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. अब सवाल ये होना चाहिए व्हाट शुड बी बेस एलोकेशन. बेस एलोकेशन क्या होगा? अच्छा, बेस एलोकेशन में दो तरह के हो सकते हैं. या ये डायरेक्ट लेबर आवर्स हो सकता है, इट कैन बी डायरेक्ट लेबर आवर्स DLHS, और इट कैन बी मशीन आवर्स MHS. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट पॉसिबल है या कोई एक बेस एलोकेशन किसी भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा. किसी में आपको डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन होगा और किसी में आपको मशीन आवर्स गिवन होगा. आर वी क्लियर नाउ बेटा? जी सर. इज इट क्लियर? ये अपने साथ नोट कर लें. यस सर, कर रहे हैं. जी, जिस बच्चों ने हाथ, if somebody has raised how many? सर वो इसलिए रेस किया कि कर लिया हमने. कर लिया आप लोगों ने, ठीक है. अच्छा, अब हम बेटा इस तरह करते हैं कि अगर आप लोग ये नोट कर चुके हैं तो अब इससे आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे आफ्टर नमाज ब्रेक. ठीक है, तो सी यू आफ्टर नमाज ब्रेक इंशाल्लाह सर. थैंक यू सर. मैं इसको ब्रेक कितने टाइम की सर? ब्रेक बस जितना जल्दी नमाज पढ़ के वापस आ जाइएगा. ठीक है, कहीं ना ठीक है सर. सर अभी लिख रहा हूँ. कहीं होता है कभी एक जगह अजान थोड़ी जल्दी हो जाती है, 1-2 मिनट कभी पीछे हो जाती है, इस वजह. पौने सात पे आ जाते हैं सर. ठीक है, कोई इशू नहीं, बस नमाज पढ़ के. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. मैं मीटिंग को क्लोज करके दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ. ठीक है, ओके सर.